मान लो अक्षर चंद्रमा पे गिरता है, वहीं से मतलब किस्मत इतनी खराब कि वहां से भी कोई धक्का देगा इसे। वहां पर ग्रेविटी ऑफ अर्थ नहीं लेते तुम, वहां ग्रेविटी ऑफ मून लेते। तो हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं चैनल जिद, जिस पर जिद है कुछ बेहतर करने की। और आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में, जो कि अगेन फिजिक्स से रिलेटेड है, और ये है ग्रेविटी का वैल्यू फाइंड आउट करना कि ग्रेविटी जो जी आता है अलग अलग प्लैनेट्स में, उसमें अर्थ में भी हमारा ग्रेविटी शामिल है और ये आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको किस प्रकार से हमें कैलकुलेट करना है वो हम इस पूरे डेरिवेशन में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू कैलकुलेट द ग्रेविटी जी फॉर अर्थ। तो क्या कैलकुलेट करना है अपन को? वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी को किससे बताते हो आप? स्मॉल जी से। तो कैलकुलेशन फॉर द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी मीन्स ग्रेविटी, या फिर इसका एक और नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन को आप ए से बताते हो, ए से ना बता के जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो आपको इसको किससे बताना है? जी से। तो जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है जिसमें ए आता है, वहां ए की जगह तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? जी लिखना पड़ेगा। जैसे व्हाट वाज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां पर तुम ए की जगह क्या पुट करोगे? जी। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी तो ग्रेविटी पॉजिटिवली जाती है, और जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी नेगेटिव। तो ये हो गया कंडीशन नीचे आने का। यदि बॉडी ऊपर जा रही है, पत्थर को तुमने हवा में फेंका तो पत्थर कहां से कहां गया? नीचे से ऊपर। उस केस में फर्स्ट इक्वेशन जो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी थी, अब वो क्या बन जाएगी? v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। तो ये है डाउन कंडीशन, ये है अप कंडीशन। ये तुम्हारे पास कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन। नीचे आने पे प्लस जी टी होगा, ऊपर आने पे माइनस जी टी। ये जी यहां पर क्या है? ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है तुम्हारे पास? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी यदि कोई तुमसे बोले कि इसको ग्रेविटी के इफेक्ट में बताओ, तो ए की जगह तुम्हें क्या लिखना है? जी लिखना है। जी मीन्स ग्रेविटी। और जब बॉडी नीचे आएगी तो वो जी पॉजिटिव लोगे, तो ये बनेगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या बनेगा? यू टी प्लस हाफ। किस कंडीशन में? जब बॉडी ऊपर से कहां गिरेगी? नीचे गिरेगी। तो when the body goes upward, when you throw something upward, this second equation will become what? s is equal to ut minus half gt square. अपर एरो टू द अपसाइड। जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी, जैसे रॉकेट वगैरह ऊपर जा रहे हैं, तुम पत्थर ऊपर फेंक दो, कुछ भी जो नीचे से ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा, तब सेकंड इक्वेशन में जी की जगह माइनस जी हो जाएगा और इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस जी टी स्क्वायर। किसके साथ? यू टी के साथ। तो ये होगी कौन सी इक्वेशन का केस? सेकेंड वाला। कौन सा केस हो गया? सेकेंड। किसके इफेक्ट में? ग्रेविटी मतलब जी, और जी किसके रिप्लेसमेंट में आता है? एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में। अभी थर्ड इक्वेशन तुम्हारे पास क्या बनेगी इस केस में? वैसे नॉर्मल कंडीशन क्या होती है थर्ड की? वी स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हाँ है ना? ए की जगह तुम्हें क्या लेना है? जी। जब भी डाउनवर्ड और अपवर्ड मोशन होगा तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह जी ले लो, 2s लगाओ और सामने माइनस लगा दो, या अभी माइनस मत लगाओ। ये माइनस नहीं लगा है मतलब बॉडी कहां से कहां आ रही है? ऊपर से नीचे। अच्छा, जब नीचे से ऊपर बॉडी फेंकी जाएगी तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gs। ये कौन सी कंडीशन है? अपवर्ड, ऊपर फेंके जाने वाली कंडीशन। कौन सी है? ऊपर फेंके जाने वाली। तो ये कौन सी इक्वेशन के फॉर्म है? ये वाली है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सेकंड और ये कौन सी है? फर्स्ट।
तीनों के दो दो और फॉर्म बनते हैं ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? ग्रेविटी। या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो जी क्या होता है? एक प्रकार का एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? अभी यदि अपन इसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें कि जी जो है, जिसको तुम ग्रेविटी बोल रहे हो या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल रहे हो, उसकी वैल्यू अर्थ पे कितनी आती है? कहां पर? पृथ्वी पर। अलग अलग प्लैनेट्स में जी का वैल्यू अलग अलग है, इसलिए हमारा तुम्हारा वेट भी हर एक प्लैनेट में क्या होता है? अलग अलग होता है। अर्थ पे जो वेट है वो मून पे तुम्हारा नहीं पाया जाएगा। किसके कारण से? जी के कारण से। क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या बनता है? वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू m इंटू ए। अभी ए की जगह तुम्हें क्या लेना है? जी, क्योंकि तुम्हारा वेट का दाएं बाएं थोड़ी लगता है, वो कहां लगता है? डाउनवर्ड। तो जब भी डाउनवर्ड मोशन की बात आएगी तुम्हें ए की जगह जी ले लेना है। तो यहां क्या बन जाएगा? तो तुम्हारा भार जो है, तुम्हारा वेट जो है, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? m इंटू जी। मास तो चेंज होगा नहीं जब तक कोई शारीरिक बदलाव ना आए, पर क्या चेंज हो सकता है? यदि तुम डिफरेंट प्लैनेट्स में मोशन करो, अलग अलग मल्टीवर्स में चले जाओ, मल्टीवर्स क्या जाना, अपने यूनिवर्स में अलग अलग प्लैनेट्स में चले जाओ, तो जी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, जिसके कारण वेट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हमारे अर्थ के लिए जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। क्या करना है? इतने में कोई डाउट? नोट करना है तो नोट कर लो। निकालेंगे कैसे? उसके लिए पहले तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? जो किसने दिया था? न्यूटन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है उसका फॉर्मूला? F G इज इक्वल टू कैपिटल G, कल पढ़ा था, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फॉर सपोज तुम्हारे पास एक बॉडी है, आपके पास ये अर्थ है, यहां पर एक बॉडी है, इसको आप ड्रॉप करते हो अर्थ के रिस्पेक्ट में, इसको आप छोड़ दो यहां से, तो इस बॉडी में कौन सी कंडीशन लगेगी? फ्री फॉल। कल बताया था ना, फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब बॉडी नीचे आने लगेगी विदाउट एनी अदर इफेक्ट। तो बॉडी कहां को गिरेगी? कहां तक गिरेगी? इस सरफेस तक। अब होल थोड़ी है यहाँ पे, मान लो यहाँ होल होता है, एक बड़ा सा छेद हो, तो ये बॉल कहां चली जाएगी? अंदर, सेंटर तक चली जाएगी। तो ये यहां आके रुक गई। अब इतना ही हो पाएगा? तो फाइनली हमें ऑब्जर्वेशन यहीं से करना है कि एक बॉल यहां पर है, ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ का क्या है? जो भी फोर्स अर्थ लगाती है, कल मैंने बताया था कि जो भी बॉडीज अपना फोर्स अप्लाई करती हैं ग्रेविटेशन को, वो उनके सेंटर से ही नापा जाता है। कहां से? और उस सेंटर का नाम क्या था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको शॉर्ट में क्या बोलते थे? CG। हर एक बॉडी का CG अलग जगह पर हो सकता है, जहां पर वो बॉडी अपना बैलेंस करा लेती है एक छोटे से पिन के पॉइंट पे भी। कल मैंने एग्जांपल बताया था, पेंसिल लो, स्केल रख दो ऊपर, कहीं ना कहीं पर स्केल बिल्कुल उस पर क्या हो जाएगा? रेस्ट करने लगेगा। सर्कल का सेंटर ही उसका बैलेंसिंग पॉइंट होता है। तो जितनी भी ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो कहां से लगता है? सेंटर से। कहां से लगता है? सेंटर से। यदि आप यहां एक होल कर दोगे तो ये बॉडी कहां तक गिरेगी? जाके सेंटर तक। कहां तक जाएगी? सेंटर पे जाके रुक जाएगी, फिर दूसरी तरफ से निकलेगी नहीं, क्योंकि यहां पहुंच गई तो फिर सेंटर खींच लेगा। समझे ना बात? भाई ये कोई बॉडी यहां रुकी हुई है, तो यहां से भी उस पर फोर्स कहां लग रहा है? ऐसा थोड़ी कि तुमने एक ऑब्जेक्ट यहां दे दिया तो दूसरी तरफ कोई रहता ना हो अर्थ पर, वहां भी तो लोग हैं, उन पे भी ग्रेविटेशन कहां लग रहा है? सेंटर पे। कोई यहां पर है तो उस पे भी कहां लग रहा है? सेंटर पे। तो सभी की डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की कहां को जा रही है? टूवर्ड द सेंटर। डज नॉट मैटर कि आप कहां पर स्थित हो, आप यहां भी होगे तो भी सेंटर पे ही लगेगा। तो ओवरऑल ये ऑब्जेक्ट पर फोर्स कहां से लगेगा? सेंटर से। अभी अपन बात करें सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? बताओ जल्दी से। रेडियस। सर्कल की रेडियस ही तो होगी कि नहीं होगी? बताओ, यहां से यहां। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से गिरकर यहां आ गया, तो ऑब्जेक्ट के बीच की सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रेडियस हो गई। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से।
अच्छा, यहां पर ये आर क्या बताता था? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, जिनके बीच में तुम्हें कौन सा फोर्स कैलकुलेट करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब इस केस में एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन रेडियस हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर हो गई? रेडियस के बराबर हो गई। तुमने फ्री फॉल कराया, यहाँ के रुक गया, पर यदि ये यहाँ पर रुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया। अभी भी इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा है? यदि आप यहाँ ड्रिल कर दोगे ना तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो स्टिल द ग्रेविटेशन फोर्स इज देयर इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस ग्रेविटेशन फोर्स के समय डिस्टेंस हो गई रेडियस। किसकी रेडियस? अर्थ की रेडियस। अर्थ की रेडियस का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 6.4 अप्रॉक्स ले लो, मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर की मीटर? मीटर। तो दिस इज द वैल्यू फॉर अर्थ रेडियस, ये आपको याद रहना चाहिए। इतना रेडियस है अर्थ का, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर। ये आपको पुट करना पड़ेगा कहां पर? यहां पर। अच्छा, ऑब्जेक्ट का मास मान लो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट MO। क्या मान लोगे? किसी भी चीज को MO मास ले सकते हो, तुम अपने आप को मान लो। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? अक्षत, तो MA मान लो, मास ऑफ अक्षत। अब अक्षत गिरे थे, यहां से कहां पहुंच गए? सरफेस पर। अभी भी इस पे अक्षत पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन। कहां से लग रहा है? अर्थ के सेंटर से। अक्षत धड़ाम से गिरे पड़े हैं यहाँ, अपनी तशरीफ के बल गिरे और लेट गए। उतने ऊपर से गिर के मूर्छित अवस्था में ही जाएंगे। तो अक्षत यहाँ पर क्या हो गए हैं? गिर गए हैं, मूर्छा में है। पर वो मूर्छा में, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया। नहीं, अरे धक्का थोड़ी दिया था, फ्री फॉल था और कम ऊंचाई से था, है ना? तो ये मूर्छित हैं। अभी तुम ही संजीवनी लेकर आओगे इनके लिए। तो यहां से यहां की डिस्टेंस, मतलब अक्षत से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है? रेडियस ऑफ अर्थ, ये इतनी होगी। अच्छा, अक्षत का मास मान लो MA है, धरती का मास मान लो ME है, मास ऑफ अर्थ। तो M1 M2 की जगह तुम क्या रखोगे? मास ऑफ अक्षत और मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। हाँ या ना? और इस तरफ चल रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, किसके बीच में? अक्षत और धरती माँ के बीच में। अभी अक्षत नीचे गिरा, किस कारण से गिरा? फ्री फॉल। फ्री फॉल किस पर होगा? हर उस बॉडी पर होगा जिस बॉडी का कुछ मास होगा। यदि मास ही नहीं है तो वो बॉडी गिरे गिरी तैरेगी। जैसे एयर के छोटे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं? फ्लोट करते हैं, वो नीचे नहीं गिर जाते। समझ रहे हो? हल्के हल्के डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। पर ये तुम पत्थर छोड़ोगे तो वो कहाँ गिरेगा? तो हर एक वो बॉडी जिसमें मास होता है वो कहाँ गिरेगी? नीचे। और मास होता है मतलब उस बॉडी का वेट होता है। क्या होता है? ऐसी बॉडीज जिनका वेट होगा वही नीचे गिरेंगी। तो अपन को देखना यह है कि जो वेट होगा अक्षत का वो क्या बनाएगा? मास ऑफ अक्षत मल्टीप्लाई ग्रेविटी ऑफ अर्थ। वेट का फॉर्मूला भी बताया था, m×g। अब m की जगह किसका मास लेना पड़ेगा? जिसको तुम ऊपर से गिरा रहे हो, अक्षत ही गिरा था। ma इंटू क्या हो जाएगा? ग्रेविटी ऑफ अर्थ। मान लो अक्षत चंद्रमा पे गिरता, वहीं से, मतलब किस्मत इतनी खराब कि वहां से भी कोई धक्का देगा इसे। वहां पर ग्रेविटी ऑफ अर्थ नहीं लेते तुम, वहां ग्रेविटी ऑफ मून लेते, पर मास इसी का लेते, है ना? मान लो जुपिटर पे फेंक, मतलब गिरता, तो वहां पर भी ग्रेविटी ऑफ किसकी लेते? अब जुपिटर, पर मास किसका लेते? अक्षत का ही लेते। मतलब इनको पकड़ पकड़ के गिराया जा रहा है ना। तो अब देखो यहां पर ये अक्षत गिरा था किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो किसने लगाया था? धरती माँ ने, अर्थ ने। किस पे लगाया था? और अक्षत गिरा क्यों था? क्योंकि अक्षत का एक मास था, जिस मास ने इसका क्या बनाया था? वेट। यदि इसका मास नहीं होता ना तो ये गिरता नहीं, उड़ता रहता।
हल्का फुल्का होता तो अभी तुम्हें न्यूटन का थर्ड लॉ पता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। अभी ये जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है ये अक्षत के भार पे लग रहा है, अक्षत दाम का कुछ भी नहीं है, धरती को अक्षत से नहीं लेना देना। अर्थ को पता है वेट, क्या पता है, ये वेट फोर्स ही कहाँ आ रहा है, नीचे। तो आपको इस ग्रेविटेशन फोर्स को इक्वेट कराना पड़ेगा किसके वेट के साथ, और ये बैलेंस करेगा इस फॉर्मूले को, G ma अपॉन RE स्क्वायर। अभी वेट ऑफ अक्षत क्या था, मास ऑफ अक्षत मल्टीप्लाई ग्रेविटी, किसकी ग्रेविटी, अर्थ की। अब यदि अक्षत को ना लेके अपन इसको ना ऑब्जेक्ट ले लें, क्या ले लें, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भालू हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, चौक हो सकती है, एरोप्लेन हो सकता है, एनीथिंग। तो यहां पर तुम्हारे पास फॉर्मूले में क्या बदलाव आएगा, देखो ये कितना हो जाएगा MO, ये भी कितना हो जाएगा, WA की जगह क्या हो जाएगा WO, यहां भी WA की जगह क्या हो जाएगा WO। O का मतलब है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना, अब अक्षत नहीं गिर रहा है, अब WO का फॉर्मूला क्या रखोगे, MO मल्टीप्लाई ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, इस तरफ क्या चल रहा है, कैपिटल G MO ME डिवाइड बाय क्या, RE स्क्वायर। मतलब आपने कैपिटल है ना, हाँ, मतलब आपने यहां पर क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से कहां गिराया, छोड़ दिया, फ्री फॉल। तो वो अपने वेट के कारण कहां गिरा, नीचे। और ये नीचे गिरने की प्रोसेस किसने जस्टिफाई की, अर्थ ने, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में। तो अपन ने जो Fg था उसकी जगह वेट ऑफ ऑब्जेक्ट लेना है और उसका MO इंटू G रखना है। इस मास ऑफ ऑब्जेक्ट से ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट का कोई रोल कॉल नहीं है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट खत्म हो चुका है यहां से। अब सिर्फ जो फॉर्मूला बच रहा है वो तुम्हारे पास क्या बच रहा है, GE इज इक्वल टू कैपिटल G ME अपॉन RE स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट, ग्रेविटी, जिसको अपन फाइंड आउट कर रहे थे कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर G। तो G का तो पहले फॉर्मूला पता करना पड़ता ना, तब तो हम उस पर वैल्यू रख के फाइंड आउट करेंगे। तो ये वो फॉर्मूला बना है जहां पर हमको मास ऑफ अर्थ रखना होगा और रेडियस ऑफ अर्थ रखना होगी, और कैपिटल G की एक वैल्यू होती है वो रखना पड़ेगी। तीनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9.8। कैसे मिलेगा वो भी अपन देख लेंगे, पहले तो इसको नोट करो, यहां तक पहले पहुंचना पड़ेगा तुम, इसके बिना काम नहीं बनने वाला। क्या फॉर्मूला है आपके पास ग्रेविटी कैलकुलेट करने का, यहां पर द फॉर्मूला इज स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G ME अपॉन RE स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हमको वैल्यूज पुट करना पड़ेगी। आपको देखो RE पता है, रेडियस ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना होता है बताओ, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, मास ऑफ अर्थ क्या है आपके पास, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितना, 24 किलोग्राम। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन में दिया भी जा सकता है। 5.9 को हमने राउंड ऑफ कर दिया, किसमें, 6 में, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 इज द मास ऑफ अर्थ। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। और व्हाट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ कितना, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। कल अपन ने चेक किया था, डिवाइड बाय kg स्क्वायर। दिस वाज द यूनिट। तो आपको 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए। वो 3 वैल्यूज क्या हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये है 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11।
मास ऑफ अर्थ ये दिया है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ है ये 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। ये अपन पुट करते हैं यहाँ पे, तो देखो g का वैल्यू पुट करिए 6.7 मल्टीप्लाई कितना 10⁻11, और यूनिट भी रखो तुम, कितना यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय क्या kg स्क्वायर। इसको एक ब्रैकेट में कर दो। ये पूरा वैल्यू किसका है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास कितना है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24। ये भी आप रखोगे यहाँ पे, तो इसको आप पुट करिए यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितना 24 क्या kg। अच्छा, अब डिवीजन में re का स्क्वायर है, तो डिवाइड करोगे re, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ मीटर, 2 बार आएगी क्योंकि पावर में कितना लगा है 2, तो मल्टीप्लाई फिर से 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ कितना 6 मीटर। इतने में कोई डाउट? अपन ने वैल्यूज पुट करी हैं। अभी ध्यान देना, ये मीटर मिला के 2 मीटर बने, और वो ये 2 मीटर से क्या हो गए कैंसिल। नीचे मीटर स्क्वायर आ गया था, ऊपर भी मीटर स्क्वायर था, कैंसिल हो गया। अच्छा, ये 2 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम क्या हो गया कैंसिल। तो यूनिट अब तुम्हारे पास कितनी बची है न्यूटन पर किलोग्राम, बस इतनी बची है, बाकी और कुछ भी यूनिट नहीं है, कैंसिल हो चुकी है बाकी। अब वैल्यूज अपन सेग्रीगेट करते हैं। इसको देख के ऐसा लगा सॉल्व नहीं हो पाता है कई बार, तो आप ऐसा करिए डिजिट वाले एक साथ लिखिए और पावर्स वाले एक साथ लिखिए। तो देखो यहाँ पर 6.7 लिखो, मल्टीप्लाई किससे कर दो 6 से, 6 और कुछ है क्या नहीं है, डिवाइड बाय ये कितना है 6.4, ये भी कितना है 6.4, और कुछ डिजिट है क्या नहीं है, तो इसको ब्रैकेट में दे दो, इनटू वापस ऊपर आओ, यहाँ कितना लिखा है 10⁻⁻11, तो यहाँ लिखो 10⁻, ये कितना है 10⁻, इंटू 10⁻24 डिवाइड, यहाँ पे कितना था 10⁻6 इंटू 10⁻6, इसको एक ब्रैकेट में कर दो। यूनिट क्या बची थी सिर्फ न्यूटन पर केजी। तो इस प्रकार से तुमको इस डेटा को क्या कर लेना है अलग अलग कर लेना है। तो अब अपन इसको सॉल्व आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो ये सॉल्व गलत कर देते या फिर डर लगता तुम्हें कि इसको कैसे सॉल्व करें। अभी ध्यान दो, यहाँ पर बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो 24 में से 11 घटाए, 24 में से 11 सब्ट्रैक्ट किए, तो कितना बचेगा 13। तो आप यहाँ लिखिए 10⁻, कितना डिवाइड बाय बेस सेम है पावर्स ऐड होंगी, 6 + 6 12, तो 10⁻, कितना आ गया 12। क्लियर है इतना? अच्छा, यहाँ पर चेक करो, 6.7 में से पॉइंट हटाओ तो कितना बनेगा 67/10 इंटू कितना 6 डिवाइड बाय 6.4 में से पॉइंट हटाया तो कितना बना 64/10। इस 6.4 में से भी पॉइंट हटाया तो कितना बना 64/10। अभी ध्यान दो, ये वाले 10 से एक 10 क्या कर दो कैंसिल, और यहां पर 13 में से 12 पावर हट जाएंगी। यू विल डिवाइड 12 पावर्स आउट ऑफ 13 पावर्स। तो कितनी पावर्स बची अब तुम्हारे पास यहाँ पे 1 पावर बस बची। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो इनटू 10⁻1। हाँ या ना? यूनिट क्या चल रही है तुम्हारे पास न्यूटन पर केजी। क्लियर है ये चीज? क्या निकाला जा रहा है ग्रेविटी ऑफ अर्थ। हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। आप इसमें एक बार देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। कैलकुलेशन मैं कर ही रहा हूं तुम्हारे सामने, वैल्यूज पुट अपन ने कर दी हैं। अब जो बचता है वो आगे लिखते हैं। तो देखो यहां पर GE ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, यहां कितना बचा 60, यू आर लेफ्ट विथ 67 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 64 मल्टीप्लाई 64। You will write it down here. So 67 multiply 6 divide by 64 multiply कितना, बस अभी ध्यान दो,
यहाँ नीचे डिवाइड में क्या बचा है 10, डिवाइड में क्या बचा है, ये 10 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर से, ये तो पता होगा। a अपॉन b अपॉन c है, तो ये c कहाँ चला जाएगा, तो ये वही तो है 6 अपॉन 64 अपॉन 10, तो ये 10 कहाँ जाना है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में ऑलरेडी 10 टू पावर कितना था 1, तो अब ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर 2। अब तुम्हारे पास बचता है, क्या बचा आपके पास, 67 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 64 मल्टीप्लाई कितना इंटू 10 टू पावर 2 को क्या बोलते हो 100। क्लियर है ये, देखो अब 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो आपके पास कितना आया 67 मल्टीप्लाई कितना 3 डिवाइड बाय 64 मल्टीप्लाई 32 इंटू 100। इस 100 को भी कैंसिल मत करना, तुमको इसे सॉल्व करना है। 67 इंटू 3 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 67 इंटू 3 डिवाइड बाय 64 मल्टीप्लाई 32। करो इसको, 67 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 64 को 32 से मल्टीप्लाई करो और देखो कितना आता है। ये आ जाएगा तुम्हारे पास, न्यूमरेटर कितना आएगा 67 इंटू 3 दैट मीन्स 201 डिवाइड बाय 64 इंटू 32 2048 मल्टीप्लाई कितना 100। फिर इनका डिवीजन करो, इनको डिवाइड कर दो, इनका डिवीजन करके देखो कितना आता है 201 और 20। बाकी लोग बताओ ये 2048 आ रहा है कि नहीं, चेक करो आ रहा है। अच्छा, जब तुम इसका डिवीजन करोगे, जब आपने 67 मल्टीप्लाई 3 किया आपको कितना मिला 201, और जब आपने 64 मल्टीप्लाई 32 किया यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 2048। व्हेन यू डिवाइड दिस रेशियो, व्हेन यू डिवाइड दिस न्यूमरेटर विद दिस डिनोमिनेटर, इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.098 और उसके आगे कुछ मिलता जाएगा अप्रोक्सीमेटली, तो यू विल गेट समथिंग अराउंड 0.098 एंड सो ऑन। और साथ में किसका मल्टीप्लिकेशन है 100 का। जब आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 9.8। ये किसकी वैल्यू निकल रही है, ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी। देखो कितनी मिल गई हमको 9.8। यही तो चाहिए था, जी का वैल्यू कितना 9.8 मीटर पर स्क्वायर। पर तुम बोलोगे कि अभी तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया नहीं है, अब वो कैसे मिलेगा। यूनिट क्या चल रही थी, न्यूटन पर केजी। यही सॉल्व कर लेते हैं, न्यूटन पर केजी। न्यूटन को किलोग्राम मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन की जगह तुम लिख सकते हो ये पूरा, क्योंकि फोर्स होता है न्यूटन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये लिख दिया, डिवाइड बाय कितना है तुम्हारे पास केजी। ध्यान दो, 1 केजी से 1 केजी क्या हो गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ भी क्या मिलेगा मीटर पर, और यहाँ भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फाइनली यू हैव गॉट द वैल्यू फॉर ग्रेविटी। कुछ पूछना है तो आपके पास ग्रेविटी का वैल्यू आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दिस इज द डेरिवेशन, जो हमेशा आता है तो ज़्यादा ही नंबर का आता है, मार्क्स का आता है। इसको नोट करो, यदि नोट है तो कोई बात नहीं। पे यदि यही ग्रेविटी आप मून के लिए निकालना चाहो तो जहां पर तुमने मास ऑफ अर्थ लिया था उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, मास ऑफ मून। आपकी बुक में दिया है, मून का मास पता है, रेडियस ऑफ मून ले लोगे वो भी पता है। फिर ऐसे ही सॉल्व करोगे तो किसकी ग्रेविटी आ जाएगी, मून की। नेक्स्ट क्लास में अपन मून का ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे और फिर अर्थ और मून के बीच का वेट रेशियो पता करेंगे कि एक बॉडी का वेट यदि अर्थ पे इतना है तो वो मून पे कितना होगा।
इसको डिराइव करेंगे ग्रेविटी ऑफ मून, GM, E नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, GM। तो आई होप बच्चों आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस एफर्ट के लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।